सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के कोरोना हेल्थ बुलेटिन की। भोपाल से बुलेटिन जारी हुआ है। बीते 24 घंटे में मध्य प्रदेश में कोरोना के 110 नए मरीजों की पहचान हुई है और 30 मरीजों की मौत हुई है। बता दें आपको, प्रदेश के 22 जिलों में कोरोना का एक भी नया केस सामने नहीं आया। वहीं इंदौर से सिर्फ 22 मरीजों की पहचान हुई और भोपाल से 21 नए मरीज मिले। जबलपुर से 8 मरीजों की पहचान हुई। मध्य प्रदेश में इस वक्त कोरोना के 2422 एक्टिव केस बने हुए हैं। बता दें आपको, अब धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। कोरोना के संक्रमितों की संख्या में अब कमी आ रही है, जो कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए एक राहत की बात है। आंकड़े अब काफी नियंत्रित हो रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। अगर बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर रोकना मुश्किल होगा। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। एम्स डायरेक्टर की यह चेतावनी बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। अब सवाल यह है कि आखिर क्या तीसरी लहर को रोकना असंभव है? विशेषज्ञों की माने तो 4 उपाय तीसरी लहर का असर कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए 4 उपाय करने की बेहद जरूरत है। सबसे पहला कि भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट किया जाए, वैक्सीनेशन उनका करना होगा। दूसरा, लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तीसरा, ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और चौथा, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज 5% से ज्यादा हैं, वहां कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित करना होगा। स्वच्छता के मामले में देश में लगातार 4 बार नंबर 1 का खिताब हासिल कर चुके इंदौर ने अब वैक्सीनेशन को लेकर भी एक नया कीर्तिमान रच दिया है। इंदौर के नाम दर्ज इस रिकॉर्ड की अब चारों तरफ चर्चा हो रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की जंग में वैक्सीनेशन ही सबसे बड़ा हथियार है। ये बात लोगों को जितनी जल्दी समझ आ जाए बेहतर है, क्योंकि सवाल लोगों की जिंदगी का है। वैक्सीनेशन की मिलीजुली खबरों के बीच इंदौर से राहत देने वाली खबर है। इंदौर नगर निगम का वार्ड नंबर 80 तारीफें बटोर रहा है। दरअसल यहाँ के लोगों ने काम ही ऐसा कर दिखाया है। स्वच्छता के मामले में कीर्तिमान रचने वाले इंदौर शहर ने एक और बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। जी हाँ, वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर लगातार यहाँ पर जो है वो नया इतिहास रचा है। इस वक्त हम नगर निगम के वार्ड क्रमांक 80 में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम तेज़ी से जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कि इस वार्ड में 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। फिलहाल जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो सेकेंड डोज का वैक्सीनेशन यहाँ पर हो रहा है और उसे लेकर भी साफ तौर पर काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में अतुल परुलकर जी हैं जो यहाँ के इंचार्ज हैं। परुलकर जी, सबसे पहले तो क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है और ये जब सेंटर है साफ तौर पर और पूरा वार्ड है वो पूरी तरह से वैक्सीनेट हो चुका है, क्या फॉर्मूला है? जी, सबसे पहले तो क्या, जैसे देखा कि वैक्सीनेशन जो जरूरी है वार्ड में, उसके लिए हमने लोगों को जागृत किया। लोगों से बात करने के बाद, जागृत करने के बाद जब लोगों को जागृति आई, लोग यहाँ आए और उनको हमने यहाँ पर वैक्सीन लगाई। वार्ड नंबर 80 में 38,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। पूरे वार्ड में वैक्सीनेशन को एक मिशन की तरह चलाया गया। घर घर जाकर संपर्क किया गया और नतीजा सामने है। शुरुआती दौर में प्रयास काफी मुश्किल भरे रहे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को वैक्सीन का महत्व समझ में आया और उसके बाद वैक्सीनेशन के लिए कतारें लग गईं। व्यक्तिगत रूप से रहवासी संघ पूरा घर घर जाके सबको बताया गया कि वैक्सीनेटेड आप सबको कराना है। तो रहवासी संघ के सभी कार्यकारिणी सदस्य गए, जिसमें हमारे विकास जी शर्मा हैं,
रहवासी संघ के सेक्रेटरी मिस्टर राजेंद्र वर्मा जी, सब लोगों के साथ के लिए आज 100% विज्ञान नगर वैक्सीनेटेड हो गया है, जिसमें कुछ सेकंड डोज बाकी हैं। और माननीय हमारे रहवासी संघ के अध्यक्ष अतुल जी पारुकल जी, जो संचालक इस सेंटर के, उनका अथक प्रयास, इतने पीक पीरियड में भी इन्होंने जो अपनी सेवाएं दी वो अतुलनीय है। बड़ी चुनौती बस्तियों में रहने वालों को मनाने की थी। वैक्सीनेशन को लेकर फैल रही अफवाहें माहौल खराब कर रही थीं, लिहाजा आशा कार्यकर्ताओं ने मैदान संभाला। सर, हम घर घर घूमे, घर घर जाके हमने जानकारी भी दी लोगों को और उनको प्रेरित भी करा। बहुत से तो लोगों ने बोला कि हम नहीं लगाएंगे, इससे ये परेशानी होती है, वो परेशानी होती है, लेकिन हमने उनको बहुत समझाया। समझाने के बाद अब अच्छे से टीकाकरण हमारा हो गया है, आधे से ज़्यादा तो हो गया। बहुत अच्छी तरह शांतिपूर्वक लगा, सब लोगों ने लगाया है। और पहले लोग डर के लगाते थे, बाकी लोग नहीं लगा पाते थे, बाकी इस ऐसे अच्छी तरह लगा, वो बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, अच्छे लगा है। वार्ड नंबर 80 ने जो मिसाल पेश की है उस पर अधिकारी भी गदगद हैं। वो इस अभियान में शामिल लोगों के सम्मान की बात कह रहे हैं। उनकी भी वीडियो बाइट्स और सब जगह हम लोग सोशल मीडिया में भेज रहे हैं और सभी समाज, सभी धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। बहुत सारी मुस्लिम संप्रदाय में भी बहुत सारी वैक्सीनेशन साइट्स बनाई हैं हम लोगों ने। वहाँ भी सभी जो धर्मगुरु हैं और जो उनके प्रमुख नेता हैं उनके, उन सभी से संवाद भी किया है। आज भी हम लोगों ने संवाद किया अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से, और सभी उत्साह से लगे हुए हैं कि हम सब लोग निकलेंगे और सब वैक्सीनेशन कराएंगे। 28 लाख लोग इंदौर जिले में 18 वर्ष से ऊपर के हैं, उनमें से लगभग 16 लाख लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। तो हम लोगों ने टारगेट रखा है कि ये जो वैक्सीन महाअभियान का सप्ताह है और 21 जून का जो दिन हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें हम लोग 8 से 10 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करें, ताकि इंदौर 80 से 85% पे पहुँचे अपने वैक्सीनेशन को लेकर। इंदौर स्वच्छता के मामले में देश भर में अपना डंका बजा चुका है। स्वच्छता को मिशन बनाकर इंदौर ने 4 बार नंबर 1 का ताज हासिल किया। उम्मीद है कि अब वैक्सीनेशन को लेकर भी इंदौर नया इतिहास जरूर रचेगा। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। 21 जून को प्रदेश में महा वैक्सीनेशन अभियान शुरू होने जा रहा है, जिसमें वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। लिहाजा इस अभियान के तहत ग्वालियर में ही 300 टीम काम करेगी, जो 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य के साथ काम करेगी। इन टीमों को खुद कलेक्टर प्रशिक्षण दे रहे हैं। बता दें आपको, खुद कलेक्टर प्रशिक्षण दे रहे हैं। साथ ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने प्रोत्साहन योजना भी बनाई है, जिसमें 50 लोगों का नाम लकी ड्रॉ में निकाला जाएगा। इसमें कई आकर्षक इनाम में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी और भी सामान दिए जाएंगे। महाअभियान में 18+ के लोगों का वैक्सीनेशन मुफ्त किया जाएगा। महा वैक्सीनेशन अभियान में ग्वालियर को 50,000 का टारगेट मिला हुआ है 1 डे में वैक्सीन एडमिनिस्टर करने का। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस अभियान को पाएं। हमने ये भी डिसाइड किया है, जो हमारी टीम सबसे अच्छा काम करेगी उसको हम कैश प्राइजेस देंगे। जो पब्लिक उस दिन वैक्सीनेशन लगवाएगी, तो जब हमारा उस दिन का वैक्सीनेशन खत्म हो जाएगा तो 22 तारीख को हम कंप्यूटर के माध्यम से लोगों को बिना फिजिकल प्रेजेंस में आप लोगों को बुला लेंगे और लकी ड्रॉ करेंगे, और उसमें 50 जो हम उसमें भी लोगों को गिफ्ट देंगे। नहीं, बहुत अच्छे, अब वो हम डिक्लेयर कर देंगे। थोड़ा सस्पेंस रखिए उसमें। कूलर, फ्रिज, टीवी, कुछ मतलब ऐसे जो सामान्य गिफ्ट हैं, बर्तन वगैरह लोगों के उपयोग में, वो सब देंगे। भोपाल से खबर। राजधानी में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। राजधानी में अब व्यापारी को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में नर्मदा अस्पताल में व्यापारी को भर्ती किया गया है। क्राइम का रेट राजधानी भोपाल में बढ़ रहा है। इस घटना के बाद खुद भोपाल डीआईजी और एसपी नर्मदा हॉस्पिटल पहुंचे। व्यापारी रमेश जैन को हाथ में गोली लगी है। व्यापारी को गोली मारने वाली की फिलहाल तलाश कर रही है पुलिस। भोपाल के गोविंदपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। पुलिस अब मामले में जांच कर रही है। से घर जा रहा था, आगे गाड़ी रुकी। दो लोग थे, जिसमें भजन सिंह को मैं बहुत पहले से जानता हूँ। लेन देन के चक्कर में मुझे काफ़ी समय से परेशान कर रहा है। घर पे भी कर रहा है, परेशान करवा लो। अच्छा। एक ने पहले चक्कू से मारना चाहा, मैं भागा तो उसने
गोली मार दी। और इधर देखिए दूसरी घटना भोपाल के ही गोविंदपुरा इलाके में हुई, जहां 1 घंटे के भीतर दूसरी वारदात हुई। एडीजी के रिश्तेदार के साथ मोबाइल लूट की वारदात हुई। एडीजी का रिश्तेदार शांति निकेतन सेक्टर 1 का निवासी है। लूट की वारदात से 100 मीटर दूरी पर गोलीकांड हुआ। 100 मीटर दूरी पर पुलिस का चेकिंग पॉइंट भी था। भोपाल की गोविंदपुरा पुलिस अब दोनों ही मामलों की जांच कर रही है। एक जगह भोपाल में एक व्यापारी को गोली मारी गई तो दूसरी तरफ मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। और ये एक ही थाना क्षेत्र में 2 वारदातें हुई है, जिसमें पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। खबर इंदौर से, जहां एक सिरफिरे युवक ने युवती को गोली मार दी। युवती को गोली मारने के बाद युवक ने खुद को गोली मार ली। युवक की मौत हो गई है और युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। पूरा मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के छतरीपुरा थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर की यह घटना है, जहां युवक ने पहले युवती को गोली मारी और उसके बाद खुद भी गोली उसने अपने आप को मार ली, जिसमें युवक की मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल है, जिसे अस्पताल में रेफर किया गया है। बैठे हुए थे, मैं तो मोबाइल चला रहा था, वो दोनों भी कहीं कुछ बात कर रहे थे। मोहिनी जी भी सब 3 बात कर रहे थे कुछ। और वो आया, उसने गोली मारी और एकदम से सब भागे। कौन था ये लड़का? क्या पता, मैं नहीं पहचानता अंकल। नहीं देखा मैंने, नहीं देखा अंकल। आर्टिकल 370 हटने के करीब 3 साल बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को अपने आवास पर सर्वदलीय बैठक करने वाले हैं। इस बैठक के लिए जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती सहित 14 दलों के नेताओं को न्योता भेजा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है। पीएमओ के मुताबिक सभी नेताओं को फोन पर मीटिंग में शामिल होने के लिए सूचित कर दिया गया है। बैठक से पहले इन्हें कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक गतिरोध के अलावा केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने संबंधी विषयों पर चर्चा हो सकती है। बैठक में जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा की उम्मीद है। राज्य में चुनाव 2018 से लंबित है। तब महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और भाजपा का गठबंधन टूट गया था। खबर दिल्ली से, रेल मंत्री को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखा है और ग्वालियर श्योपुर रेलखंड के लिए बजट मांगा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र लिखकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से मांग की है। पत्र में लिखा है कि ये ट्रैक लाखों लोगों के लिए जीवन रेखा है। सांसद सिंधिया ने रेल मंत्री को पत्र लिखते हुए मांग की है। 1000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। पिछले रेल बजट में 25 करोड़ रुपए ही जारी हुए थे। ग्वालियर श्योपुर रेल प्रोजेक्ट के लिए बजट की मांग की है। कांग्रेस की तरफ से शहरों के नाम बदलने की मांग मुखर हो रही है। पहले ग्वालियर तो अब इंदौर का नाम बदलने की मांग उठी है। सज्जन सिंह वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि ग्वालियर के नाम बदलने को लेकर दिग्विजय सिंह का भी बयान सामने आया है, वो इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन कांग्रेस में उठ रही मांगों के पीछे कुछ तो वजह है। देखिए रिपोर्ट। नाम बदलने को कांग्रेस बेचैन, बीजेपी से आगे निकलने की होड़। ग्वालियर के बाद इंदौर के नाम पर सियासत। शहरों के नाम के पीछे क्या है सियासत? रानी लक्ष्मीबाई रखें, ग्वालियर में क्या रखा है? रानी लक्ष्मीबाई रखें, क्योंकि जब ग्वालियर की बात निकली तो मैं इंदौर रहता हूँ। मैंने कहा भाई देवी अहिल्या माता हमारी, उनका शासन प्रबंध, उनकी न्यायप्रियता पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इंदौर तो कम पर्यायवाची शब्द देवी माँ देवी अहिल्या है, तो क्यों ना देवी अहिल्या माँ के नाम पे ही इस नगर का नामकरण कर दिया जाए। ये राग नया नहीं है, लेकिन इसका सुर जरूर बदला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि नाम बदलने की सियासत का श्रेय बीजेपी को जाता है। चाहे इलाहाबाद को प्रयागराज करना हो या मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सब जानते हैं बीजेपी ही इसके पीछे रही है। मध्य प्रदेश में भी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। ये मुद्दा भी बीजेपी ने ही गरमाया था। और प्रदेश में ही हलाली नदी
ईदगाह हिल्स के नाम को बदलने को लेकर भी बीजेपी मुखर दिखी है, लेकिन अब कांग्रेस भी कुछ जगहों के नाम बदलना चाहती है। पार्टी इंदौर का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखने की वकालत कर रही है, तो इससे पहले ग्वालियर के नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस मुखर दिखी है। कांग्रेस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर का नाम रखने की मांग कर रही है। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। ग्वालियर के बाद इंदौर के नाम को बदलने का मुद्दा कांग्रेस ने उछाला है, तो इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पहले सुनिए बीजेपी का बयान, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस शहरों के नाम के पीछे क्यों पड़ी है। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस के नेताओं को महापुरुषों की याद नहीं आई। महापुरुषों के नाम पे महानगरों के नाम बदलने की ये राजनीति जो है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता जिनके पास काम नहीं है, उन्होंने एक तरीका अख्तियार कर लिया है कि इस तरह के बयान हवा में उछाल दो जिनका कोई औचित्य नहीं हो पर चर्चित हो जाए। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर सियासत कहती है नाम में भी सब कुछ रखा है। वैसे इंदौर का इतिहास पलटें तो पहले इसका नाम इंद्रपुरी था, फिर मराठी अपभ्रंश में इसे इंदूर बुलाया जाने लगा। बाद में अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजी में इंदौर नाम दिया, इस तरह ये इंदौर हो गया। इसी तरह ग्वालियर नाम के पीछे भी वजह है। ग्वालिपा संत के नाम पर ग्वालियर का नाम पड़ा। जानकारों की माने तो कांग्रेस बीजेपी से मुद्दा छीनने की कोशिश में है, क्योंकि स्थानीय चुनावों में बीजेपी का ये फॉर्मूला कई जगहों पर कारगर साबित रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जिससे ध्रुवीकरण आसानी से हो जाता है, बाकी मुद्दे इसके पीछे चले जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी के उन मुद्दों से खतरा है जिसे दिग्विजय सिंह के हालिया बयान से जोड़कर उठाया जा सकता है। क्या कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार के काम के आगे कांग्रेस का मुद्दा कहीं कमजोर दिखता है, या फिर कांग्रेस महंगाई, कोरोना के साथ साथ नाम बदलने की सियासत को भी अपने मुद्दे में शामिल करना चाहती है। इसलिए कांग्रेस नेता बीजेपी से एक कदम आगे आकर बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन नाम बदलने के पीछे सियासत तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। इधर दिग्विजय सिंह का भी ग्वालियर का नाम बदलने पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ग्वालियर का नाम बदलने की जरूरत नहीं है। लगातार नाम बदलने की सियासत हो रही है और कांग्रेस ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की। हालांकि दिग्विजय सिंह ने ग्वालियर का नाम बदलने को लेकर सहमति नहीं जताई है। ग्वालियर का नाम महान ऋषि ग्वालक के नाम पर रखा गया, इसलिए उसका नाम परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए गौरव की बात है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और वे ग्वालियर में शहीद हुए। वो हमेशा हमारे लिए आदर्श रहेंगी। लेकिन ये जो मांग रखी गई है, मैं समझता हूँ कि इसमें थोड़ा सा जल्दबाजी की गई है, क्योंकि ग्वालियर का नाम उस महान ऋषि के ऊपर रखा गया है। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला कृषि मंत्री कमल पटेल के कामकाज के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई चर्चा के दौरान कमल पटेल की जमकर तारीफ की। दरअसल 18 जून को सनावद मंडी में 192 किसानों के साथ धोखाधड़ी हुई थी। इस घटना पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया था। वल्लभ भवन से वर्चुअली सनावद मंडी में मौजूद किसानों से सीधी बात की। उनकी समस्या सुनकर 25 किसानों के खाते में 50 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान खरगोन के किसान, सांसद गजेंद्र पटेल और कांग्रेस विधायक सचिन बिरला भी वर्चुअली मौजूद थे। कमल पटेल के तुरंत एक्शन से किसानों को न्याय मिला, जिससे सचिन बिरला अभिभूत हो गए और मंत्री कमल पटेल की तारीफ की। तीन दिन से बराबर अधिकारियों को संपर्क में हूँ और 3 दिन से हम लोगों ने मंडी में
खंडवा उपचुनाव को लेकर जहां कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं अरुण यादव ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। अरुण यादव भोपाल में पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में अरुण यादव ने पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और सज्जन सिंह वर्मा से मुलाकात की। मीडिया से रूबरू होते हुए अरुण यादव ने खुद को खंडवा उपचुनाव का दावेदार बताया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां पूरी है और अगर पार्टी उन्हें टिकट देगी तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे, लेकिन इसका फैसला पार्टी करेगी। करनी होती है और तैयारी शुरू भी है। अब जो पार्टी निर्णय लेगी वो वक्त मान्य होगा। पार्टी चाहेगी कि मुझे लड़ना है, पार्टी का आदेश होगा, चुनाव लड़ेंगे। हरदा से खबर, किसानों को सड़क पर देख कृषि मंत्री ने अपनी गाड़ी रोकी। भुवनखेड़ी गांव में किसानों को सड़क पर देख कृषि मंत्री ने गाड़ी रोकी और किसानों की समस्या को लेकर विद्युत मंडल को उन्होंने तत्काल फोन लगाया। ट्रांसफार्मर तुरंत लगाने का उन्होंने फोन पर ही आदेश दिया, निर्देश दिए। किसानों ने मंत्री की त्वरित कार्रवाई पर खुशी जताई। कृषि मंत्री कमल पटेल ने मूंग की फसल के बारे में जानकारी ली, किसानों से बातचीत की और उनकी समस्या का हल किया। ये मैं खड़ा हूँ यहाँ भुवनखेड़ी में, रोड के ऊपर 25 की डीपी है। हाँ, ये जल गई है अभी तत्काल। यहाँ इनके साथ ही गाड़ी और बदलो इसको तत्काल। वहाँ 25 की जगह 63 की लगा दो, हमेशा की बीमारी खत्म। रोड की जली, रोड की कितनी है सर्वे करो, रोड के ऊपर ही है। ये मैं कॉलिंग करके बताऊँ क्या? पूरे किसान खड़े हैं, पूरे किसान सब गरीब है। इसमें पूरे गरीब है, पूरे गरीब है, पूरे गरीब है। हमारी जिंदगी में हर एक रिश्ता काफ़ी अहमियत रखता है, लेकिन माता पिता की हमारे जीवन में सबसे अलग जगह होती है। जिस तरह माँ अपने बच्चों के लिए हर वो चीज़ करती है जो उनके उज्जवल भविष्य के लिए ज़रूरी होती है, ठीक उसी तरह एक पिता भी अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। फादर्स डे पर देखिए रिपोर्ट। वो नीम की तरह कड़वे हैं पर मिठास शहद से भी ज्यादा है। हर बात पर डांटते हैं वो, पर प्यार उनका सबसे ज्यादा है। पिता उस नीम के पेड़ जैसे हैं जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों पर वो छाया ठंडी देता है। बॉलीवुड में कई ऐसे पिता पुत्र की जोड़ी है जो काफी ज्यादा फेमस है। उनमें से एक है सुनील दत्त और संजय दत्त की जोड़ी। बेटा कैसा भी हो अपने पिता की शान होता है। शायद इसलिए संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त के हमेशा से लाडले रहे। पिता के सिगरेट चुरा कर ले जाना हो या मां को परेशान करना, संजू किसी में कम नहीं थे। ये शरारतें हमेशा होठों पर मुस्कान लाती थी। पिता सुनील दत्त और मां नरगिस बॉलीवुड के बड़े अभिनेता थे। वो अपने बेटे को दुनिया की सारी खुशियां देना चाहते थे। संजू को उनकी पसंद की हर चीज उनके पिता सामने लाकर रख देते थे। बेटे की जिद कभी कभी गुस्सा भी दिलाती थी और शायद यही कारण था कि संजू की जिद ने उसे नशे की तरफ धकेल दिया। और एक वक्त ऐसा आया जब इन शरारतों ने संजय दत्त को परेशानी में डाल दिया, लेकिन उनके पिता उनके साथ एक चट्टान की तरह खड़े रहे। साल 1993 में मुंबई बम धमाकों में संजय दत्त का नाम आने के बाद से लेकर जेल से बाहर निकलने तक उनके पिता ने जो बन सका वो सब कुछ किया और इस बुरे दौर से बेटे संजय को निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। संजू आज भी अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो जाते हैं। वो अपने बच्चों से भी यही कहते हैं कि वो उनके पापा जैसे बने, ना कि डैडी जैसे। बॉलीवुड में एक और ऐसे ही बाप बेटे की कहानी है। ये कहानी बॉलीवुड के सबसे बड़े कपूर फैमिली यानी पृथ्वीराज कपूर और उनके सबसे बड़े बेटे राज कपूर से जुड़ी है। शोमैन के नाम से मशहूर राज कपूर ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर ही फिल्मों में अलग पहचान बनाई थी, लेकिन उनको एक सफल अभिनेता बनाने में उनके पिता ने अहम भूमिका निभाई। अपने अभिनय का आगाज राज कपूर ने पृथ्वीराज थिएटर के मंच से ही किया। पृथ्वीराज कपूर राज कपूर को कितना चाहते थे, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार राज कपूर ने अपने पापा को कार खरीदने के लिए एक ब्लैंक चेक दिया तो पृथ्वीराज ने उस पर अमाउंट की जगह विथ लव लिखा और अपनी जेब में रख लिया। जब भी कोई उनसे मिलने आता तो वो बड़े गर्व से राज कपूर का दिया हुआ ब्लैंक चेक उसे दिखाते थे।
बॉलीवुड में एक पिता ऐसा भी है जो अपने बिजी शेड्यूल के बाद भी अपने बच्चों के लिए जो करते हैं वो शायद एक आम पिता के लिए भी करना बेहद ही मुश्किल होगा। ये और कोई नहीं, बॉलीवुड के सबसे फिट और अनुशासन में रहने वाले कलाकारों में से एक अक्षय कुमार है, जो अपने बच्चों की जरूरत के वक्त उनके साथ मौजूद होते हैं। अक्षय पिता का फर्ज निभाते हुए ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते जिससे बच्चों को अच्छी सीख दी जा सके। अक्षय अपने बच्चों के साथ बारिश के बाद वॉक पर जाते हैं। अक्षय को बारिश की वजह से पर्यावरण में आए बदलाव और सुंदरता को निहारना अच्छा लगता है और वो ये सब अपने बच्चों के साथ करते हैं। इसके जरिए अक्षय अपने बच्चों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमारी जिंदगी में पर्यावरण का कितना महत्व है। अक्षय की बेटी नितारा अभी बहुत छोटी है, जिसे बुक रीडिंग का शौक है। अक्षय भी अपनी बेटी के साथ बुक रीडिंग करते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी को नई नई कहानियां सुना सकें। अक्षय चाहते हैं कि उनके बच्चे उस चीज की कद्र करें जो उन्हें मिला है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं और वो भी अपने बच्चों को उसी तरह की परवरिश देना चाहते हैं। पिता अपने बच्चों के लिए एक शिक्षक की भूमिका भी निभाता है और जरूरत पड़ने पर बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, ये बताने का फर्ज भी निभाते हैं। अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने भी अपने बेटे के शिक्षक को पत्र लिखा था। मैं अपने बेटे को शिक्षा के लिए आपके हाथों सौंप रहा हूँ। आपसे मेरी उम्मीद यही है कि इसे ऐसी शिक्षा दें जिससे ये सच्चा इंसान बन सके। मैं जानता हूँ कि इस दुनिया में सारे लोग अच्छे, सच्चे और न्यायप्रिय नहीं होते, ना ही सब सच बोलते हैं। यह तो मेरा बच्चा कभी न कभी सीख ही लेगा, लेकिन उसे यह ज़रूर बताइए कि हर बुरे आदमी के पास भी अच्छा हृदय होता है। आप उसे हारना सिखाइए और जीत में खुश होना भी सिखाइए। उसे अपनी मुसीबतों को हंसकर टालना सिखाइए। अगर हो सके तो उसे किताबों की मनमोहक दुनिया में ज़रूर ले जाइए। उसे प्रकृति की सुंदरता, नीले आसमान से उड़ते आज़ाद पक्षी, सुनहरी धूप में गुनगुनाती मधुमक्खियाँ और पहाड़ के ढलानों पर खिलखिलाते जंगली फूलों की हंसी को भी निहारने दें। उसे सिखाएं कि नकल करके पास होने से फेल होना बेहतर है। आप उसे बताना मत भूलिएगा कि उदासी को किस तरह खुशी में बदला जा सकता है। ये बातें बड़ी हैं और लंबी भी, लेकिन आप इनमें से जितना भी उसे बता पाएं उतना उसके लिए अच्छा होगा। अभी मेरा बेटा बहुत छोटा है और बहुत प्यारा भी। जाहिर है कि वो पिता ही है जो हमें दुनिया की अच्छाई और बुराई से अवगत कराते हैं। जीवन को कैसे जीना है इसको सिखाते हैं। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि पिता सिर्फ जीवन ही नहीं देते बल्कि जीवन मूल्य भी देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।